प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर विशेष रूप से जारी डाक टिकट और सिक्के का भी किया लोकार्पण। झारखंड विधानसभा में उठा साहिबगंज में अवैध खनन का मामला। प्रश्नकाल में सदस्यों ने उठाए कई ज्वलंत मुद्दे। भोजनावकाश के बाद बजट पर होगी चर्चा। वीडियो क्लिप मामले पर आईएएस अधिकारी राजीव अरुणेका को ईडी ने फिर जारी किया समन। 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश, ओलावृष्टि और ठनका गिरने के आसार। 20 मार्च के बाद मौसम होगा सामान्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु दौरे के क्रम में आज विवेकानंद केंद्र का भी दौरा किया। के लिए रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर विशेष रूप से जारी डाक टिकट और सिक्के का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मोटे अनाज पर एक वीडियो भी जारी किया गया। Indian cuisine and culture. Millets are sustainable to the environment, to the farmers growing it, and provide affordable and high nutrition. आप सबके करतल ध्वनि के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स, विविध एफपीओस और स्टार्टअप्स के युवा साथी, देश के कोने कोने से जुड़े लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिनमें से पाइपलाइन के बांग्लादेश में निर्मित हिस्से पर लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसे अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार ने वहन किया है। पाइपलाइन में प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाने की क्षमता है। ये शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक HSD लाने ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन स्थापित होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ाएगा।
विधानसभा में आज सुचारू रूप से प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याओं को सदन में उठाया, जिस पर की ओर से विभागीय मंत्रियों ने जवाब दिया। भोजनावकाश के बाद सदन में बजट पर चर्चा होगी, जिस पर विभागीय मंत्री के जवाब के बाद उसे मंजूरी दी जाएगी। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने प्रश्नकाल के दौरान साहेबगंज में खनिजों के अवैध खनन का मामला उठाया। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री बादल ने कहा कि साहेबगंज जिले से खान विभाग के राजस्व की प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है। अवैध खनन के संबंध में मंत्री द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो से इसकी जांच के लिए सदन की विशेष कमेटी बनाने की मांग की। परगना के अंदर पत्थर से प्राप्त राजस्व अध्यक्ष महोदय 2020-21 में जो हमारा है अध्यक्ष महोदय वो 205 करोड़ का अध्यक्ष महोदय, फिर 21-22 में 205 करोड़ का अध्यक्ष महोदय, 22-23 में 330 करोड़ का अध्यक्ष महोदय। और ज्यादा बोलेंगे तो अभी कुछ समय दिया जाए अध्यक्ष महोदय। पिछले 3 साल में पत्थर का उनके कार्यकाल में क्या था वो भी डिफरेंस आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। हमने ये अवैध उत्खनन का जांच कराएगा महोदय। पलामू में भी कई पहाड़ गायब हो गए महोदय। आपको भी ये अवैध उत्खनन का जांच हो, पलामू में भी कई पहाड़ गायब हो गए महोदय। साहेबगंज के रोज हम लोग पढ़ते हैं महोदय। ये झारखंड में हो क्या रहा है महोदय? और ऐसा अगर होता रहेगा और हम लोग आंख पर आंख। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी कल 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। श्री वाजपेयी आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र बहरागोड़ा, घाटशिला, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, जुगसुलाई एवं पोटका में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इरेडा को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री से धन जुटाने के लिए आईपीओ लाने की भी मंजूरी दी है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। आईपीओ एक तरह सरकार की हिस्सेदारी कम करने और लोगों को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल कर लाभ कमाने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा यह इरेडा को सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने में भी मदद करेगा। सीसीईएस ने हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एनटीपीसी लिमिटेड को अपनी अनुशंसी हरित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश करने के लिए उसे महारत्न का दर्जा प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का निवेश का अधिकार देने संबंधी वर्तमान दिशा निर्देशों में छूट दी है। सीसीईए ने एनटीपीसी, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनआरईएल और उसके अन्य संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगी कंपनियों में एनजीईएल के निवेश के लिए भी छूट दी है। ये छूट 5,000 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा से ऊपर 7,500 करोड़ रुपए तक के लिए होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को समन जारी किया है। उन्हें 27 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 15 मार्च को बुलाया था, लेकिन श्री एक्का ने विधानसभा सत्र चलने का हवाला देते हुए 24 मार्च तक मोहलत दिए जाने का आग्रह किया था। उन पर नेताओं और नौकरशाहों के काले धन के निवेशक और राजदार विशाल चौधरी से संबंध होने का आरोप है। गौरतलब है कि बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने ईडी को एक वीडियो क्लिप सौंपा था, जिसके आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। G20 की भारत की अध्यक्षता में हाल में गठित स्टार्टअप 20 संपर्क समूह की 2 दिनों की बैठक आज से सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में शुरू होगी। बस ये बैठक में G20 सदस्य और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों तथा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारक हिस्सा लेंगे। सिक्किम सभा 28 और 29 जनवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली बैठक के दौरान सभी सहभागी प्रतिनिधियों की सहमति से अंतिम रूप से तय की गई विषय वस्तु को आगे बढ़ाएगी। स्थापना बैठक के दौरान 3 कार्यबलों यानी फाउंडेशन और गठबंधनों के उद्देश्य तथा विकास की प्रक्रियाओं, सभी प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने के लिए वित्त एवं समावेशन और स्थिरता पर सुधार के बारे में बात की गई।
फाउंडेशन और गठबंधन कार्यबल सर्वसम्मत फैसलों के जरिए वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामंजस्य के लिए काम करेंगे। ये स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक ज्ञान भंडार हब स्थापित करेगा जो G20 देशों के भीतर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को प्रदर्शित करेगा और साझा करेगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने मॉडल जेल मैनुअल बनाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य की जेल व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव को 6 अप्रैल को अदालत में सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में मॉडल जेल मैनुअल बनाया गया था। उसी आधार पर राज्यों को इस दिशा में पहल करनी थी, लेकिन झारखंड में अब तक इस पर ठोस पहल नहीं हो सकी है। इधर लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर कुलदीप गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। कुलदीप के खिलाफ लातेहार एवं बालूमाथ थाने में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वह पूर्व में भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था जो 2016 में सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर किया था। वर्ष 2017 में जेल से बाहर आने के बाद 5 साल बाद उसने टीएसपीसी का सदस्यता ली थी। के आसपास के जंगल में उनको आने की सूचना थी, तो हमारी टीम ने रेड किया था और इस कार्रवाई में कुलदीप की गिरफ्तारी हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि कुलदीप मेहता पहले माओवादी में लंबे समय से रहा है और बाद में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद जो सरकार की तरफ से इनको जो नीति के तहत मिलना था फायदा वो मिला और वापस से ये टीएसपीसी से जुड़ गए थे पिछले 1 साल से। और शायद आप लोग को याद होगा कि जो मार्च महीने में पुलिस और टीपीसी के बीच मुठभेड़ हुई थी तो उसमें भी कुलदीप मेहता शामिल था, जिसने की गिरिडीह जिले के तीसरे थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार राणा ने बताया कि पिछले 5 मार्च को हुई लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। धनवार निवासी विकास कुमार पांडे, उनके अन्य साथी शत्रुघ्न भोक्ता एवं सुरेश कुमार तुरी को रिवॉल्वर का भय दिखाकर उनके मोबाइल 9,000 रुपये, शत्रुघ्न भोक्ता से 5,000 रुपये एवं छोटा बटन वाला मोबाइल सुरेश कुमार तुरी से और 3,300 रुपये लूट लिए। सोशल मीडिया पर चल रही विभिन्न खबरों का पीआईबी ने फैक्ट चेक के जरिए खंडन किया है। सालों में सीजीएचएस लाभार्थियों के इलाज के लिए सीजीएचएस को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ना चाहते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है, गलत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। तो आपको बता दें कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है जो वायरल हो रहा है या व्हाट्सएप पर आ रहा है और आप उसकी सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो ये रास्ते देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिस आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम के जरिए भी हम तक ये मैसेज भेज सकते हैं और फर्जी खबरों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जनता से सीधा संवाद डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ यह सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 7वीं कड़ी में किसानों की हालत सुधारने का संकल्प लिया था। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज भी राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि और ठनका गिरने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग के अनुसार 20 मार्च के बाद ही मौसम सामान्य होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री को हाल की अपनी गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही परीक्षा पे चर्चा से पूर्व बच्चों के लिए हुई ड्राइंग प्रतियोगिता से अवगत कराते हुए पुरस्कृत पेंटिंग्स को प्रधानमंत्री के अवलोकन के लिए समर्पित किया। जिला प्रशासन लोहरदगा की ओर से रोजगार सह विकास मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुल 31 स्टॉल लगाए गए। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए इन स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव ने शिक्षा विभाग एवं आईटीडीए की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में 100% छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 38वें स्थापना दिवस पर एनसीबी रांची जोनल यूनिट की ओर से मोराबादी और उसके आसपास के क्षेत्रों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर रैली निकाली गई और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड अंतर्गत आहरडी में सिंचाई की चुनौती के बीच यहां के किसान ड्रिप सिंचाई से सब्जी की खेती करते हैं और लाखों की कमाई करते हैं। इससे परिवार का भरण पोषण और बच्चों को पढ़ाते हैं। धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड की बनस्थली विद्यापीठ में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 5वीं से लेकर 9वीं क्लास के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरहुल पर्व को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने समिति के सदस्यों से कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में धूमधाम से सरहुल पर्व मनाएं। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि बैठक में आए सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। पलामू जिले के स्थानीय शिवाजी मैदान में 15 नगाड़ों की थाप के साथ भारतीय जन नाट्य संघ का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। आरंभिक वक्तव्य में इप्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ रंगकर्मी एक्टिविस्ट प्रसन्ना ने कहा कि आज हम संकट के समय में मिले हैं जब गरीब और अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता पीआईबी सीबीसी रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने किया। मौके पर वक्ताओं ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रांची गोड्डा रांची एक्सप्रेस ट्रेन में अस्थायी रूप से 6 महीनों के लिए 2 अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतिरिक्त कोच की सुविधा 21 मार्च से 19 सितंबर तक की गई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया पर 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले एकदिवसीय मुकाबले को भारत ने शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया। शुक्रवार को खेले गए डे नाइट मैच में भारत ने मेहमान टीम को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट ट्रेविस हेड का गिरा। वे 5 रन बनाकर सिराज का शिकार बने।
इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पाए और पूरी टीम 188 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 81 रन की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से शमी और सिराज ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जडेजा को 2 विकेट मिला। हार्दिक और कुलदीप ने 1-1 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी खराब रही। ईशान किशन 3 रन बनाकर स्टॉनिश का शिकार बने। विराट कोहली भी 4 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव अपना खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। कप्तान हार्दिक पांड्या भी अच्छी शुरुआत के बाद 25 रन ही बना सके। इसके बाद के राहुल और रविंद्र जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 108 रन की साझेदारी निभाई। इसी बीच राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मैच के आखिर में स्टॉक की गेंद पर चौका लगाकर जडेजा ने टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी। राहुल 75 और जडेजा 45 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टॉक ने 3 विकेट झटके, जबकि स्टॉनिस को 2 सफलताएं हासिल हुई। सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जिसको जीतकर भारतीय टीम सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश सीरीज में वापसी करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सेहत की बात में जानते हैं हृदयाघात के कारण और उससे बचाव के बारे में। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी कॉर्नरी धमनी की बीमारी रक्त वाहिकाओं में एक प्रकार के संकुचन के कारण होती है। ये रक्त वाहिकाएं हृदय को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से प्रभावित व्यक्ति में धमनियों में धीरे धीरे वसा और कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगता है। इस कारण से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति को हृदयाघात हो जाता है। इसमें बाधा आने से व्यक्ति का हृदय काम करना बंद कर सकता है। हृदयाघात की समस्या सही खान पान न होना और अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से होती है। खान पान में गड़बड़ी के कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ने लगता है। इसके कारण धमनियों में प्लाक जमना शुरू हो जाता है और यही आगे चलकर हृदयाघात का कारण बनता है। हृदय रोग और हृदयाघात के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए और खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। हृदयाघात की स्थिति में हर क्षण कीमती है, इसलिए जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे हृदयाघात हुआ है उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं, जिससे जल्द से जल्द इलाज मिल पाए और व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हरित विकास योजना को लेकर बजट में भी खास प्रावधान किए गए हैं। वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में भारत की अग्रणी भूमिका। मौजूदा सरकार का जोर वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने के साथ साथ नए युग के सुधारों को आगे बढ़ाने का है। सरकार अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार। हमारी सरकार जिस तरह बायोफ्यूल्स पर जोर दे रही है, वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अभी हाल ही में मैंने E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया है। हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है। ऐसे में देश के कोने कोने में इथेनॉल प्लांट्स की स्थापना के मौके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। बजट में हरित विकास के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। पीएम प्रणाम, गोवर्धन, वाहन स्क्रैपिंग नीति जैसी योजनाएं देश के भविष्य को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। व्हीकल स्क्रैपिंग
आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई ताकत देगा। मैं भारत के नौजवानों को, हमारे स्टार्टअप्स को सर्कुलर इकोनॉमी के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का भी आग्रह करूंगा। हरित विकास के क्षेत्र से जुड़े भागीदारों ने बजट को विकास के लिए बताया महत्वपूर्ण। ये इस वर्ष के बजट में हरित ऊर्जा पर जो विशेष फोकस किया गया है वह अवश्य ही बहुत उपयोगी और सराहनीय कदम है। ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है और भारत जैसे देश के लिए अगर हम इसको ग्रीन एनर्जी को तैयार कर लेंगे तो इसके रोजगार की अपार संभावना है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में हरित ऊर्जा के विषय में जो बजट प्रस्तावित किया है, दिया है बजट देश को, तो इसमें जो हमारे देश में जो गन्ने की खेती जैसे है उससे एथेनॉल बना करके और उसको गाड़ियों में पेट्रोल के रूप में यूज करके और हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में यूज करके जिस तरीके से बहुत सारे उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार उत्पन्न होंगे। भारत जो इंपोर्ट करता है क्रूड और उसमें काफी फॉरेन एक्सचेंज भारत का खर्चा हो जाता है और इस क्रूड में 10% हम लोग इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अभी हम 20% तक लेके जाएंगे और इसके लिए 2025-26 का टारगेट रखा है। हरित ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी की बात आती है तो भारत में दुनिया का नेतृत्व करने की विशाल क्षमता है। बजट हरित रोजगार पैदा करने के अलावा वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। खेतीबाड़ी की बात होती है तो हर किसी के मन में उगते सूरज और दिन के उजियारे का नक्शा उभर जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए इससे अलग और उलट फूलों की खेती की कहानी जो हजारीबाग के दारू प्रखंड स्थित पेटो के प्रगतिशील किसान अजय कुमार रात में बल्ब की रोशनी में किया करते हैं। अजय थोड़ा और इधर। अगर नया किसान है तो हमको नया काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने फूल का खेती चालू किया है। तो इसमें देखिए रिस्पांस पहले तो नहीं था लेकिन धीरे धीरे अब रिस्पांस आने लगा है, इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया है। अच्छा, तुम लोग कौन कौन सा योजना का लाभ? और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्रेयन सम्मेलन का किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को विशेष रूप से जारी डाक टिकट और सिक्के का भी किया लोकार्पण। झारखंड विधानसभा में उठा साहेबगंज में अवैध खनन का मामला। प्रश्नकाल में सदस्यों ने उठाए कई ज्वलंत मुद्दे। भोजनावकाश के बाद बजट पर होगी चर्चा। वीडियो क्लिप मामले पर आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को ईडी ने फिर जारी किया समन। 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश, ओलावृष्टि और ठनका गिरने के आसार। 20 मार्च के बाद मौसम होगा सामान्य।